नमस्कार, वायर की इस बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम प्रोफेसर नंदिनी सुंदर के साथ हैं। प्रोफेसर नंदिनी सुंदर से आप सारे लोग परिचित हैं। वे समाजशास्त्री हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन करती हैं। हम आज जिस संदर्भ में बातचीत करने जा रहे हैं वह है अशोका विश्वविद्यालय से प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता का इस्तीफ़ा और फिर बाद में उनके समर्थन में प्रोफेसर अरविंद सुब्रमण्यम का इस्तीफ़ा और उससे पैदा हुई बहस जिसके केंद्र में अकादमिक स्वतंत्रता का सवाल है। अकादमिक स्वतंत्रता क्या है और क्यों प्रोफेसर मेहता का इस्तीफ़ा इस सवाल से जुड़ा हुआ है। क्यों उस इस्तीफ़े के बाद अशोका यूनिवर्सिटी के जो संरक्षक हैं वे ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कभी भी अकादमिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया है। अशोका विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष या चांसलर भी यह कह रहे हैं कि कभी भी अशोका विश्वविद्यालय के संरक्षकों ने उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया है। अगर यह सब कुछ ठीक है तो प्रोफेसर मेहता ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, यह सवाल है। अकादमिक स्वतंत्रता है क्या? क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? क्या ये चिंतन की स्वतंत्रता है या इससे अलग कोई चीज़ है? और भारत के संदर्भ में पिछले 6-7 वर्षों में इस पद का इतनी बार इस्तेमाल हुआ है, फिर भी क्या हम इसको पूरी तरह समझते हैं? और क्या सिर्फ यह भारत का मसला है या दूसरे देशों में भी इसे लेकर काफ़ी चिंता और बहस चल रही है? प्रोफेसर नंदिनी सुंदर ने इस विषय पर भी काम किया है, इसलिए हम लोग आपस में इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में अकादमिक स्वतंत्रता घट रही है, क्या निजी विश्वविद्यालयों में ख़ासकर इसको लेकर ख़तरा है, और जिन्हें सार्वजनिक विश्वविद्यालय कहते हैं या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि वे सरकार के द्वारा संरक्षित और पोषित हैं, सरकार उन्हें पैसा देती है, तो क्या वे अकादमिक स्वतंत्रता के द्वीप हैं या अभयारण्य हैं? इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। नंदिनी, आप कैसे समझती हैं इस पूरे प्रसंग को, ये जो अशोका विश्वविद्यालय में हुआ? क्या यह अकादमिक स्वतंत्रता के हनन का मामला था जिसके चलते प्रोफेसर मेहता ने इस्तीफ़ा दिया? जी, ये बहुत खंडनीय है कि प्रोफेसर मेहता को इंडियन एक्सप्रेस में उनका जो रेगुलर कॉलम है वो लगातार उसमें सरकार की अलग अलग पॉलिसीज़ के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के ऊपर और कई मामलों में उन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ लिखा है। तो लगता है कि उनको कहा गया कि आप या तो अशोका में रहे या तो आप अपने कॉलम चलाएं, और उनको लगा कि ये उनके एकेडमिक स्वतंत्रता पर एक उसको टारगेट किया जा रहा है और एक ही उपाय है और रेजिग्नेशन देना। तो ये मैं उसको रेजिग्नेशन नहीं कहूँगी, इसको टर्मिनेशन कहूँगी एक तरफ से। मतलब रेजिग्नेशन तो ऑनरेबल तरीके से जो नाम दिया जाता है, पर है तो टर्मिनेशन। और ऐसा पहले भी उन्होंने वाइस चांसलर शिप से रिज़ाइन किया था और वो भी इसी कारण से था कि वो जो लिख रहे थे वो सरकार को मतलब उनको चुभती थी और उनको पसंद नहीं था, और उन्होंने फंडर्स के ऊपर प्रेशर डाल के उनको वाइस चांसलरशिप से रिज़ाइन करवा दिया। हाँ, लेकिन जैसा प्रोफेसर रुद्रांशु मुखर्जी का पत्र कहता है कि कभी भी विश्वविद्यालय के संरक्षकों ने उनकी अकादमिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया है। उन्होंने ये कहा कि वे हमें अपने पाठ्यक्रम बनाने की पूरी आज़ादी देते हैं, हम अपनी कक्षा कैसे चलाएं इसकी पूरी आज़ादी देते हैं, ये दावा वे कर रहे हैं। और इस तरह यह इस्तीफ़ा अकादमिक स्वतंत्रता का मामला ही नहीं रह जाता है। तो अकादमिक स्वतंत्रता कई लेवल्स पर ऑपरेट होता है। एक तो जो अपना अगर क्लासरूम में इंटरफेरेंस हो रहा है, और हमने देखा था कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक रामानुजनक का 300 रामायण नहीं पढ़ाया जा सकता, ये तो एकेडमिक काउंसिल में मांग उठी थी।
तो वो तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस हुआ कोर्सेज के साथ। पर जो एकेडमिक फ्रीडम का जो डेफिनेशन है वो बहुत पुराना डेफिनेशन है, और 1915 में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने एक डिक्लेरेशन निकाला जिसमें उन्होंने साफ कहा कि एकेडमिक फ्रीडम इज़ द फ्रीडम ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स टू एंगेज इन एक्स्ट्रा म्यूरल परसूट्स। तो आपकी क्लास में जो आपको पढ़ाने का स्वतंत्रता एक एस्पेक्ट है, और जो क्लासरूम के बाहर पब्लिक फोरम में आप जो बोल रहे हैं वो भी आपको उसके लिए भी आपको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इसका एकेडमिक फ्रीडम का डेफिनेशन ये है कि आप चाहे क्लासरूम में या बाहर आप पूरी तरह स्वतंत्र हो अपना मन बोलने का, अपने रिसर्च को पब्लिसाइज करने का, और कोई आपको रोक नहीं सकता। और मैक्स वेबर का भी यही डेफिनेशन था। और बहुत मतलब कई बेलाजियो डिक्लेरेशन है, कई डिक्लेरेशंस है जिसमें ये साफ है कि एक्स्ट्रा म्यूरल फ्रीडम एक बहुत इंट्रिंसिक पार्ट है। हाँ, इसका मतलब कि जो अध्यापक हैं वे शोध भी करते हैं लेकिन वे सार्वजनिक हस्तक्षेप भी करते हैं। सार्वजनिक दुनिया में भी अपनी, जिसको आप एक्स्ट्रा म्यूरल कह रही हैं, सार्वजनिक दुनिया में भी अपनी बात कहते हैं, लिखते हैं, अखबारों में लेख लिखते हैं, दूसरी जगह लिखते हैं, और इसकी आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये दोनों दो चीज़ें हैं। अगर आपको अपने क्लास में पूरी आज़ादी है, आप जो चाहें पढ़ाएं, जिस तरह की किताब चाहें पढ़ाएं, लेकिन बाहर आप जो व्यवस्था है या जो शासन है उसकी आलोचना न करें, क्योंकि वह तो राजनीतिक काम है, वह कोई अकादमिक काम नहीं है। तो फिर इसको लेकर इतनी ज़िद क्यों कि हम वह काम भी करेंगे, यानी बाहर हम आलोचना का काम करेंगे। आप विश्वविद्यालय के भीतर रहिए और वहाँ आपको पूरी आज़ादी है, बाहर आप यह काम ना करें क्योंकि यह राजनीतिक काम है, और इसका मतलब कि आप अध्यापन की भूमिका में वहाँ नहीं हैं। और आपके उस काम के चलते हो सकता है कि संस्था को परेशानी हो, और जैसा अशोका में इशारा किया गया प्रोफेसर मेहता को कि आप जो कर रहे हैं उसके चलते हो सकता है सरकार हमें परेशान करे, और उन्होंने भलमनस हाथ में फिर संरक्षकों को परेशानी ना हो इस वजह से शायद इस्तीफ़ा दिया। तो फिर ये दोनों तो दो चीज़ें हैं, इसको हम कैसे समझें? ये आप सही कह रहे हैं कि हर नागरिक को स्वतंत्रता है किसी भी पब्लिक फोरम में बोलने का, चाहे वो अकादमी हो या नॉन एकेडमिक कोई भी नागरिक हो। पर क्योंकि अकादमिक काम ऐसा होता है कि आप सिर्फ एक विषय पर ही नहीं लिखते और रिसर्च करते हो, पर आपका एक पूरी व्यवस्था पर सोच बन जाती है आपके रिसर्च के माध्यम से। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप डेमोक्रेसी इन बंगाल के ऊपर आपका रिसर्च हो, आप असम के बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि प्रोसेसेस वही है ना। तो एकेडमिक्स अपना जो स्कॉलरशिप है वो चाहे एकेडमिक जर्नल में लिखे या न्यूज़पेपर में लिखे। प्रताप की जो एग्ज़ाम्पल हम लें, क्योंकि वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि उनका जो हर कॉलम है वो एकेडमिक कॉलम है एक तरीके से। वो ऐसे मतलब ऑफ द कफ नहीं लिखते, उनका पूरा ट्रेनिंग दिखता है उनके कॉलम्स में। तो ये फिर उनको आप बोल रहे हैं कि इस फोरम में मत लिखे, उस फोरम में लिखे, तो ये तो उनके अकादमिक फ्रीडम का एक तरफ मतलब सीधा साधा रोक है ना। हाँ, और ये समझना हम सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि अगर सिर्फ भारत की बात लें तो यहाँ आज़ादी के बाद से ही जितने शिक्षा आयोग बने हैं उन सारे शिक्षा आयोगों ने अध्यापक की इस भूमिका पर बहुत बल दिया है कि वह एक सार्वजनिक बौद्धिक कार्य भी करता है। और उसका कारण यह है कि एक दायित्व तो उसका है जो कक्षा में है, क्लासरूम में है, शोध का है, लेकिन दूसरा दायित्व है समाज को वे बौद्धिक उपकरण मुहैया कराना, वे बौद्धिक औजार मुहैया कराना जिन औजारों के ज़रिए समाज अपनी दुनिया को समझ सके, अपने हालात को समझ सके और उनमें अपनी भूमिका को निश्चित कर सके, फैसला कर सके। यह जनतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि हर किसी के पास जानकारी के उतने स्रोत नहीं हैं और उतनी फुर्सत नहीं है। इसलिए किसी एक विषय पर फ़र्ज़ कीजिए नोटबंदी जिसको कहते हैं या जीएसटी, इसे समझाने का काम आखिरकार अर्थशास्त्रियों का है कि वे साधारण जनता को समझाएं कि यह क्या है।
जिससे वे सरकार के इस कदम को लेकर एक नज़रिया बना सकें। तो यह भूमिका वे निभाते हैं, जिसको कोई चाहे तो कह सकता है ये अकादमिक नहीं है, लेकिन ये उसके अकादमिक काम से ही जुड़ी हुई है और आगे निकली हुई है। मसलन अगर कोई नागरिक अधिकारों को लेकर काम कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो ये बतलाए कि जो फादर स्टैन स्वामी के साथ हो रहा है वह नागरिक अधिकार का उल्लंघन है और वह इस पर लिखे। इसे ये नहीं कहा जा सकता है कि यह अकादमिक कार्य के बाहर है। भारतवर्ष में आपको अध्यापन करते हुए भी एक लंबा अरसा गुजरा और आप एक से अधिक विश्वविद्यालयों में आपने अध्यापन किया है। आपका अनुभव बाहर के विश्वविद्यालयों का भी है। भारतवर्ष में अकादमिक स्वतंत्रता का माहौल पिछले वर्षों में बिगड़ा है या ज्यों का त्यों है, और कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर सरकार अपने मुताबिक काम करती है, इसलिए इतना ज़्यादा चिंतित होने की क्या बात है। आपका क्या अनुभव है? एक्चुअली जो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्सेस है, उसमें भारत का पोजीशन बहुत शार्पली गिरा है 2014 से। तो पिछले साल जो इंडेक्स निकला था उसमें शार्प डिक्लाइन हर इंडेक्सेस पर, मतलब हम वैसे तो हर इंडेक्स पर हम देख रहे हैं कि भारत का बहुत शार्प डिक्लाइन हुआ है। अभी तो हैप्पीनेस इंडेक्स भी निकला था और भी कई ऐसे हैं, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। और स्कॉलर्स एट रिस्क ने जो कई देशों पर जो फोकस किया है, जैसे टर्की में अकादमिक स्वतंत्रता बहुत सिवियरली थ्रेटेंड है। वहाँ कई हज़ार लोग को टर्मिनेट किया गया था और कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। और भारत में भी ऐसी हालात हो रही है कि कई, मतलब हम पिछले 7-8 साल से देख रहे हैं कि कई सेमिनार्स कैंसिल हुए हैं। करीब 70-80 ऐसे सेमिनार्स या वर्कशॉप्स या टॉक्स कैंसिल हो गए क्योंकि ये एबीवीपी ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया हो या ऑब्जेक्शन लिया हो, क्योंकि वो हिंदुत्व के खिलाफ या डेमोक्रेसी के इन फेवर में सेमिनार्स थे। या लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। हाल में आप देखें कि सारे जामिया के स्टूडेंट्स के साथ जो अरेस्ट हुए हैं, ये तो सीधा साधा एकेडमिक फ्रीडम पर अटैक है। और इंटरफेरेंस विद सिलेबाई, टर्मिनेशन ऑफ फैकल्टी, सस्पेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले 7-8 साल से। एक इसका उदाहरण तो खुद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, जिस पर 2015 से एक योजनाबद्ध आक्रमण शुरू हुआ। 2016 की शुरुआत में जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया, कन्हैया वगैरह को, जिन पर अब मुकदमा शुरू हुआ है, उसके बाद से हमने यह देखा, और जो खबरें जेएनयू से आती हैं कि अगर आपको आकस्मिक अवकाश भी लेना हो, अगर आपको कोई कर्तव्य अवकाश लेना हो, अगर आपको किसी सेमिनार में जाना हो, तो उसके लिए छुट्टी नहीं मिलती है। और यह सब कुछ अकादमिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। अगर आप मुझे एक सेमिनार में हिस्सा नहीं लेने देंगे और कहेंगे कि आप सिर्फ क्लास पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब है आप मुझे रोक रहे हैं अकादमिक काम से। और शायद दूसरे लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो हमारे सहकर्मी हैं, वे अक्सर अदालत जाते हैं। जो छुट्टियां आम थीं, जो अवकाश जो उनको मिल जाया करते थे, अगर आपको कहीं फेलोशिप मिली है उदाहरण के लिए, उसके लिए भी आप अवकाश नहीं मिलेगा। तो अलावा इसके कि कई सेमिनार्स रद्द कर दिए गए हैं, और आपको भी ये पता है कि अब ऐसे लोगों की सूची भी शायद बन गई है जिनको बुलाया नहीं जाएगा, और अगर गलती से बुलाया गया तो उनको बाद में माफ़ी मांग ली जाती है कि गलती से आपको निमंत्रण पत्र चला गया था और आप इसको रद्द माने निमंत्रण को। यह घटनाएं भारत में पिछले 6 वर्षों में बहुत बढ़ी हैं। लेकिन जिसको आप कह रही थी कि एकेडमिक फ्रीडम के हर मानक पर भारत नीचे गया है, तो वे मानक कौन कौन से हैं जिनसे एकेडमिक फ्रीडम बनती है? एक तो क्लासरूम में पढ़ाने का स्वतंत्रता, बाहर बोलने का स्वतंत्रता, फ्रीडम टू डू रिसर्च, क्योंकि आज जैसे आप अभी जो हाल में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था और अब विड्रॉ किया था क्योंकि साइंस एसोसिएशंस ने उसके खिलाफ
चिट्ठियाँ लिखी थी कि हर सेमिनार के लिए जिसमें बाहर से कोई ऑनलाइन पार्टिसिपेशन हो तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। अब ये तो इतना मूर्ख टाइप का नोटिफिकेशन था, क्योंकि अगर एक तो अकादमी स्वतंत्रता पर पूरी तरह उसका अटैक है, क्योंकि आप फिर मिनिस्ट्री को पावर दे रहे हैं कि क्या पार्टिसिपेशन होगी बाहर से और क्या सेमिनार्स होंगे। पर अगर देश के हर कोई यूनिवर्सिटी उनसे परमिशन लेने, तो उनके पास और कुछ काम ही नहीं रहेगा, बस दिन भर वही उसी को अटेंड करते रहेंगे। तो इट्स इम्पॉसिबल सच अ नोटिफिकेशन कि आप, और जैसे हमारे फ्राइडे कलोकियम होते हैं, हर फ्राइडे को हम बाहर से भी लोग बुलाते हैं, तो कैसे मुमकिन है कि हम हर फ्राइडे के लिए अलग अलग परमिशन लेंगे? क्योंकि उस टाइप के मतलब जो बिना सोचे समझे अकादमी स्वतंत्रता पर ये सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, अनएकेडमिक। और जो अब आप जेएनयू की बात करें, वो कविता सिंह जो आर्ट हिस्टोरियन है, उसको इन्फोसिस प्राइज़ मिल रहा था और उसके लिए भी उसको लीव नहीं मिली, अवकाश नहीं मिला वहाँ प्राइज़ लेने के लिए, जो दरअसल विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात होनी चाहिए थी कि उसके एक शिक्षक को इतना बड़ा इनाम मिला। बिल्कुल। और फिर वो दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि वी वांट टू बी इन क्यूज वर्ल्ड रैंकिंग, और उसके लिए आप सारा अपना डेटा दो कि आपने कितने सेमिनार्स अटेंड किए, कितने प्राइजेस मिले। अब आप प्राइज़ जाके लेने नहीं देते हैं, आप प्राइज़ के लिए लिखने नहीं देते, तो फिर क्या प्राइज़ मिलेगा आपके कोई एकेडमिक को? एक तो यह बात है, और दूसरा भारत की स्थिति इसलिए भी थोड़ी विषम है कि यहाँ उच्च शिक्षा भी कई स्तरों की है। जैसे राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, और राज्यों के विश्वविद्यालयों के अलावा उनमें कॉलेजेस बहुत सारे हैं जो विश्वविद्यालय के अंग नहीं हैं, वो सिर्फ उनसे जुड़े हुए हैं, यानी उनका इम्तहान विश्वविद्यालय लेता है। और बाकी सारे मामलों में अब कॉलेज भी ज़्यादातर तथाकथित सेल्फ फाइनेंस कोर्स चलाते हैं, तो वे कॉलेज भी नहीं रह गए। तो जिसको पाठ्यक्रम बनाने की स्वतंत्रता भी कहते हैं कि आप अपना पाठ्यक्रम बना सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादातर राज्यों के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को पता ही नहीं है कि यह चीज़ क्या है, पाठ्यक्रम बनाना क्या है। इसलिए अकादमिक स्वतंत्रता का विचार ही उनके लिए बहुत अजनबी है, और राज्यों के विश्वविद्यालय पहले ही नष्ट किए जा चुके हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुछ वर्ष पहले ये खबर आई और ये अधिसूचना आई कि अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। 80% पाठ्यक्रम वहाँ से बन के आएगा, 20% पाठ्यक्रम आप बना सकते हैं। तो कई वर्ष पहले मुझको याद है कि यूजीसी ने मॉडल पाठ्यक्रम जारी किए थे, लेकिन वे बाध्यकारी नहीं थे। आप उनको देखिए और आप जैसा चाहें बनाएं। यूजीसी का ये मैंडेट भी नहीं है, उसका काम है सिर्फ मानक को निश्चित करना। लेकिन यूजीसी अपने मैंडेट से आगे जाकर अब काम करने लगा है। वो विश्वविद्यालयों को बतलाने लगा है कि उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ाना चाहिए। और अगर एक कदम आगे जाकर देखें तो अकादमिक स्वतंत्रता का मतलब यह भी होगा कि वो हर स्तर की स्वतंत्रता है, यानी वह सिर्फ कुलपति की स्वतंत्रता नहीं है, वह डीन की भी स्वतंत्रता होगी, वह अध्यक्ष की भी होगी, और वो अध्यापक की भी स्वतंत्रता होगी। लेकिन अगर यूजीसी एक केंद्रीकृत पाठ्यक्रम बनाकर भेज रही है जिसमें सिर्फ 20% पाठ्यक्रम आप बना सकते हैं। मैं मिज़ोरम गया था एक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम समिति की बैठक में एक बाहरी विशेषज्ञ के रूप में, और वहाँ के कुलपति कह रहे थे कि हम क्या करें, हम तो निर्देश से बंधे हुए। तो मैंने कहा फिर आपको ये बैठक करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर आप अपना पाठ्यक्रम ही नहीं बना सकते हैं, वह आपको ऊपर से दे दिया जाएगा, तो फिर आप अध्यापन ही क्यों कर रहे हैं, वो भी कहीं और से कर सकते हैं। तो यह जो कई स्तर हैं, यानी राज्यों के विश्वविद्यालय जिनको इसका एहसास ही नहीं है, फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय जिन्होंने इस चीज़ को अब स्वीकार कर लिया है कि हम बना सकते हैं, तो फिर निजी विश्वविद्यालय जैसे अशोका में यह दावा किया जा रहा है कि हम अपना पाठ्यक्रम बना सकते हैं, हम आज़ाद हैं, हम पर कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन जैसे इस इस्तीफे से पता चला कि वह तलवार तो आप पर लटक ही रही है। अच्छा है कि अशोका अपना पाठ्यक्रम फैकल्टी खुद बना रही है, और मतलब उनका इतना रिजिड सिस्टम नहीं है कि उनको पूरा पाठ्यक्रम बोर्ड ऑफ स्टडी से पास करवा के सालों लग जाते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में। तो पर तभी फ्रीडम पता चल जाता है कि जब कुछ होता है ना, जब कोई मतलब कोई घटना घटती है या कोई संकट पैदा होता है। बिल्कुल, मतलब आम तौर पर
किसी को क्या मतलब इंटरफेयर करने की ज़रूरत है, पर जब उनको आप जो रियल टेस्ट है कि जब आपके साथ कोई इंटरफेयर करता है तो आप तब क्या करते हैं ना, तभी तो आपकी एकेडमिक फ्रीडम दिखाई पता देती चलता, का हाँ। पता चलता है। तो इसमें तो अशोका पूरी तरह फेल हो गई। तो ये कहना कि हम अपना कोर्स खुद बनाते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, करते रहिए, मतलब उस पर हम क्या बोलें। और हमको भी लड़ना चाहिए कि पूरे सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको भी ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो जो निजी विश्वविद्यालय हैं वो भी एक तरह से सार्वजनिक हैं या पब्लिक हैं, क्योंकि अंततः वो सार्वजनिक काम करते हैं, भले ही उनमें पैसा सरकार का ना लगा हो या राज्य का ना लगा हो। और अकादमिक स्वतंत्रता किसी एक विश्वविद्यालय में सुरक्षित नहीं रह सकती है अगर उसका पर्यावरण नहीं है, अगर उसका वातावरण नहीं है। और अकादमिक स्वतंत्रता के कई तत्व हैं। उसका एक तत्व यह है कि आप क्लासरूम में जो चाहें वो पढ़ा सकें और अपने ढंग से पढ़ा सकें। इसका मतलब यह भी होगा कि छात्र भी आपसे बहस कर सकें और आपसे असहमति जाहिर कर सकें। आप अपना पाठ्यक्रम बना सकें, आप किताबें खुद निर्धारित कर सकें, आप अध्यापक खुद नियुक्त कर सकें अपने, और पूरी पारदर्शिता के साथ अध्यापक नियुक्त कर सकें। उसके साथ यह भी होना चाहिए, जो अक्सर जिसकी बात नहीं की जाती है और उसे गवर्नेंस कहा जाता है, कि गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वह भी पारदर्शी होना चाहिए और सहभागितापूर्ण होना चाहिए। उससे भी अकादमिक स्वतंत्रता निश्चित होती है। यानी कुलपति की नियुक्ति कैसे हो रही है, कुलपति की नियुक्ति में अगर विश्वविद्यालय समुदाय की कोई हिस्सेदारी ही नहीं है तो वह कुलपति एक तरह से ऊपर से आता है और वह शासन करने के लिए भेजा जाता है। वह उस विश्वविद्यालय की संस्कृति से परिचित नहीं है, ना तो छात्र ना अध्यापक उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया में उनसे कभी राय ली गई है। तो ये सारी चीज़ें अकादमिक स्वतंत्रता को निश्चित करती हैं और उस दृष्टि से हम काफ़ी पीछे हैं, वो चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, इन दोनों मामलों में। तो अकादमिक स्वतंत्रता के तत्वों की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत ही ज़रूरी तत्व है अध्यापक का स्थायित्व। अध्यापक यदि इसको लेकर निश्चित नहीं है कि उसका जीवन स्थायी रहने वाला है अध्यापक के रूप में, तो जाहिर है उस पर एक तलवार लटकती रहेगी और उसे कभी भी उसके अध्यापन के लिए, उसके शोध के लिए और उसके बाकी जिसे एक्स्ट्राम्यूरल कह रहे हैं स्टैंड के लिए दंडित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसके बारे में नंदिनी आप क्या कहना चाहेंगी? अगर बाहर के विश्वविद्यालयों से और भारत के विश्वविद्यालयों में, और ख़ासकर दिल्ली विश्वविद्यालय को अगर ध्यान में रखें जहाँ एडहॉक नाम की एक प्रजाति पैदा की गई है और उसको रखा गया है ताकि अनिश्चितता बनी रहे, इसका क्या असर पड़ता है अकादमिक स्वतंत्रता पर? एक्चुअली ये पूरे विश्व में बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले हर एकेडमिक यूनिवर्सिटी मतलब हर देश में एकेडमिक फ्रीडम सिक्योर टेन्योर पर निर्धारित था। तो अमेरिका में भी आप देखें तो नोम चॉम्स्की का एग्जाम्पल है, जिसने बहुत अपने सरकार के ख़िलाफ़ लिखा है, पर उनको कभी अपने जॉब से नहीं, और हार्वर्ड और MIT तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे पूरे विश्व में जितने जॉब्स अभी कॉन्ट्रैक्चुअलाइज हो रहे हैं और जितने लोग प्रिकेरियस होते जा रहे हैं, उसको जो प्रिकेरिटी की बात होती है, तो वो एकेडमिक फ्रीडम पर बड़ा हमला है। क्योंकि जब आपका नौकरी अस्थाई है तो आप ना तो रिसर्च कर सकते, जो शायद आपका रिसर्च भी कुछ चैलेंज करे, अगर आप कोई पॉपुलर एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन को अपने रिसर्च द्वारा दिखाए कि ये गलत है, साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा भी। तो अगर आपका नौकरी स्थायी नहीं है तो आप कभी लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते, जो बहुत ज़रूरी है एकेडमिक रिसर्च के लिए। और पब्लिक क्रिटिसिज्म तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चाहे इंडिया के पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। और ये जो पूरा अशोका का जो अभी जो इशू है वो दिखाता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कोई सिस्टम नहीं है सिक्योर टेन्योर का।
आप कभी भी किसी को रिज़ाइन करने के लिए कह सकते हैं, आप कभी भी। और अशोका में भी पहले भी एक केस था जिसमें कश्मीर के बारे में किसी ने आवाज़ उठाया था और उनको टर्मिनेट किया गया था। तो कुछ प्रोसेस होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए और एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होनी चाहिए। अलावा इसके कि आपने जैसा तुर्की का उदाहरण दिया और उसके पहले दूसरे उदाहरण भी हैं, मसलन ईरान का उदाहरण, रीडिंग लोलिता इन तेहरान मुझे सबसे अच्छा एक नमूना लगता है वो किताब कि आप दरअसल अगर इस तरह के एक शासन में हैं तो उपन्यास पढ़ना भी एक अंडरग्राउंड एक्टिविटी बन जाती है। भारत में ऐसी स्थिति आ गई है या नहीं आई है ये हम सब लोगों को तय करना है, लेकिन हम याद रखें कि जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों पर जो हमला हुआ या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर हुआ या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों पर हुआ या रामजस कॉलेज के छात्रों पर हुआ, वह एक तरह से अकादमिक स्वतंत्रता पर ही हमला था, या हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों पर। उसके साथ यह भी याद रखें कि अगर तीसरे दर्जे के लोगों को आप अकादमिक संस्थाओं का निदेशक या कुलपति बनाकर भेजते हैं तो वह भी अकादमिक स्वतंत्रता समाप्त करने की दिशा में ही एक कदम है, जो FTII और बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ किया गया है। और यह भी कि यदि आप प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े या प्रोफेसर सोमा सेन या सुधा भारद्वाज जो एक लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रही थी, इन्हें आप गिरफ़्तार करते हैं तो आप, या हैनी बाबू को आप गिरफ़्तार करते हैं तो आप एक सिग्नल देते हैं कि आप वह एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं और उसके चलते आप ख़तरे में होंगे, यानी आपकी आज़ादी को सिकोड़ दिया जाता है। तो अगर आज़ादी का यह ऑक्सीजन चारों तरफ से घटेगा तो विश्वविद्यालय में सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बात को हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आपको बहुत शुक्रिया नंदिनी, आपका भी बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।